स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं यूपी SSC पेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर को। देखिए, आपको बता दें कि आप जानते हैं कि यूपी SSC पेट एग्ज़ाम का जो डेट है वो आ चुका है, तो टाइम बहुत ही कम बचा है। अब आपको कमर कस लेनी चाहिए, जी जान शिद्दत के साथ आपको अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके लिए जो है मॉडल पेपर ये अब डेली चलेगा, ठीक है। और क्योंकि कुछ दिनों से मॉडल पेपर आपका चल भी नहीं रहा था, तो ये अब आपका डेली चलेगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्नों को कवर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अब देखिए, इसमें चनहूदड़ो ये आपका हड़प्पा स्थल है, कोट दीजी ये भी आपका हड़प्पा स्थल है, लेकिन यहाँ पे जो सोह गौरा है ये हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है। देसलपुर जो है ये भी आपका हड़प्पा स्थल है। देसलपुर जो है आपका हड़प्पा स्थल ये है कहाँ पे, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो याद रखिएगा ये है गुजरात में। देसलपुर जो है कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी चनहूदड़ो कोट दीजी तो आप जानते ही हैं। सोह गौरा जो है ये कोई हड़प्पा स्थल नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में मंत्र जो है ये किससे संबंधित है। देखिए, मंत्रों का वेद जो है ये ऋग्वेद को कहा जाता है, और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ये आप जानते हैं। और मेरे प्यारे भाई, ऋग्वेद में कुल मिलाकर के कितने मंडल हैं, तो कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में वर्णित जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में मंत्र जो है ये अग्नि से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन अग्नि। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अग्नि से, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए, ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये डेली शाम को 7:30 बजे चलेगा। डेली शाम को 7:30 बजे आपका ये प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है। तो ये टाइम आप ध्यान रखिएगा, डेली शाम 7:30 बजे। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसके पहले भी और आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, वरना 7:30 बजे तो एक प्रैक्टिस आपकी डेली होगी, ठीक है। ये यूपी पेट एग्जाम्स के लिए है, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक ये प्रैक्टिस चलेगा। तो कहने का मतलब है कि 28 29 अक्टूबर को आपका पेपर है, तो अभी भी आपके पास से लगभग वही 1.5 महीने का लगभग समय है। तो आप 1.5 महीने भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा खासा आपका मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, डेली शाम 7:30 बजे प्रैक्टिस सेट आपका अब चलेगा। त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है। देखो, त्रिपिटक जो है ये किससे संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राइट हो जाएगा बौद्धियों से। त्रिपिटक जो है ये आपका किससे संबंधित है, बौद्धियों से है। और मेरे प्यारे भाई, त्रिपिटक ये कौन कौन से हैं, तो ये आपका नंबर 1 हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा शुद्ध पिटक। और नंबर 2 है आपका ये है विनय पिटक, तो एक हो जाएगा शुद्ध पिटक, एक हो जाएगा विनय पिटक। और नंबर 3 जो है आपका ये क्या है आप बताएंगे। तो पहले आप बताइए, फिर हम आपको बताते हैं जो नंबर 3 है। बिल्कुल अभिधम्य पिटक। कौन है, अभिधम्य पिटक, ठीक है। तो नंबर 1 शुद्ध, नंबर 2 विनय, नंबर 3 अभिधम्य पिटक। और जो त्रिपिटक है किससे है संबंधित, तो ये बौद्धियों से है, ओके। महावीर स्वामी का जन्म जो है कब हुआ था, 599 BC में। और ये कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। देखिए, महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म के जो सबसे अंतिम तीर्थंकर हैं, या फिर कहा जाए 24वें तीर्थंकर हैं, ये कौन है, तो ये महावीर स्वामी हैं। और मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी जो है इनका जन्म जो है ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कुंडग्राम। तो यहाँ पे देखो, वैशाली और कुंडग्राम दोनों दिया गया है, लेकिन अब आपको यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, यानी मुख्य रूप से कहाँ पे हुआ था, तो कुंडग्राम में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिका के लेखक कौन थे, घना आसान सवाल है। देखिए, इंडिका जो है ये आपकी राजनीति से संबंधित है, और इसके लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन मेगास्थनीज। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मेगास्थनीज।
अगला सवाल है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं ये कौन थे। राइट हो जाएगा जेवी कृपलानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेवी कृपलानी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जेवी कृपलानी। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू हुआ। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका ये कहाँ से शुरू हुआ, और ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था। और मेरे प्यारे भाई द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं 1939 से 1945 के बीच चला। तो 39 से 45 के बीच चला, 1939 से 1945 तक चला। तो ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका अगस्त 1942 में हुआ। कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये हुई कहाँ से, अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप कहेंगे बम्बई अधिवेशन से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रथा जो है ये किसने प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी प्रथा जो है किसने प्रारंभ की? क्वेश्चन नंबर 8। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। रैयतवाड़ी प्रथा जो है किसने प्रारंभ की थी? राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो जो है इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की, रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत की। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टॉमस मुनरो। अगला सवाल देखिए लिखा गया है कि किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति का जनक जो है ये किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए भारत में अशांति यानी भारतीय अशांति का जनक जो है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए एक बात आपको और बता दें, अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि भारत में वयोद्ध पुरुष किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को वयोद्ध पुरुष और भारतीय अशांति का जनक जो है ये कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। अब देखो गांधी जी जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका गए, कब गए अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में और लौट कर आए ये कब भाई? ये 1915 में। तो 1893 में गए और 1915 में अपने इंडिया वापस आ गए। यानी अगर देखा जाए गाइस तो यहाँ पे पूरे 21 वर्ष ये अफ्रीका में रहे। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन 21 वर्ष। ठीक है, तो 1893 में गए, 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे। यानी अगर आप घटाएंगे तो 22 वर्ष आएगा, लेकिन 1915 में ये इंडिया आ चुके थे। तो रहे कितने हमसे ये पूछा जा रहा, तो 21 वर्ष। राइट क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप बताएंगे। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे सवाल एग्जाम में ये इस तरीके से पूछा जाए कि बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे? और अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे? ये दोनों आंसर आप मुझे कमेंट्स में जल्दी से जल्दी बताइए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगर सवाल ये पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप कहेंगे नील नदी। नील नदी जो है आपकी ये लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो है आपके भारत की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी जो है गाइस ये बहाव की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी, और ये अमेजन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी और विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है बहाव की दृष्टि से। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है इसको समझिएगा। सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है? अब देखिए शक्कर का प्याला, कभी कभी एग्जाम्स में ये शक्कर का कटोरा और कभी कभी एग्जाम्स में ये बाउल ऑफ शुगर भी दे दिया जाता है। तो अगर कोई भी
सवाल पूछा जाए किसी भी तरीके से घुमा करके, तो भी आप इससे निपटने के लिए तैयार रहिएगा। शक्कर का प्याला जो है ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश को। समझिएगा, जो आपका शक्कर का कटोरा है ये विश्व में, अगर कहा जाए कि विश्व में शक्कर का प्याला या शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, तब आप क्या कहेंगे, क्यूबा को। क्यूबा में चीनी का कटोरा, शक्कर का कटोरा, चीनी का उत्पादन जो है क्यूबा में सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से क्यूबा को चीनी का कटोरा, शक्कर का कटोरा कहा जाता है। लेकिन शक्कर का प्याला अगर इंडिया में कहा जाए तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। ये बात आप जानते होंगे। अगला सवाल है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ये किस भाषा से हुई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ये किस भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 13। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ये अरबी भाषा से हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती। देखिए, भारतीय मानक समय जो है यह ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटा आगे है और ये इलाहाबाद के नैनी से भी गुजरती है। लेकिन हमसे पूछा गया कहाँ से नहीं गुजरती है, तो मेरे प्यारे भाई ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, बल्कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। अगला सवाल है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये कहाँ स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये कहाँ स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान जो है आपका ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, नई दिल्ली। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, नई दिल्ली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल में और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें ये 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की ई बुक है और ये यूपी SSC पेट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूपी SSC पेट एग्जाम्स में रामबाण की तरह काम करने वाली है भाई। ये जो ई बुक है ये आपके पेट एग्जाम्स के सिलेबस के थ्रू बनाई गई है। आप देख सकते हो, इमेज एंड कलरफुल है ताकि पढ़ने में मज़ा आए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस ई बुक को अच्छे से और पूरे मन के साथ पूरा पढ़ लेते हैं तो पेट में जीके का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जीके में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी पेट में जीके सबसे ज़्यादा है। और जीके के लिए आप इस 291 पेज की इस ई बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलेगी कैसे आपको, तो देखिए ये 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में आपको मिल रही है। ये मात्र 39 रुपये में मिल रही है। और भाई ये मिलेगी कैसे, ये दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए 8948667652, 8948667652। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी मात्र 39 रुपये में। भाई ये अगर आप आज 39 ना सोचकर इस ई बुक को परचेज कर लेते हैं तो मैं गाइस से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जीके विषय का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और हाँ भाई देखो, आपकी इच्छा है तो ही लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप परचेज़ कर लेते हैं या इसे इस ई बुक को पूरी तरीके से मन के साथ पढ़ लेते हैं तो गाइस आपका जीके का डर तो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, सभी टॉपिक्स है इसमें, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। देखिए, पंचवर्षीय योजना इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये आत्मनिर्भरता, ये किस पंचवर्षीय योजना का था। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी रही, तो आप क्या कहेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना रही, क्योंकि इसके बाद पंचवर्षीय योजना जो है खत्म कर दी गई। पंचवर्षीय योजना जो है ये 2017 में खत्म कर दी गई। 2012 से 2017 तक चली थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई जो आत्मनिर्भरता है ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई उसमें गरीबी की उन्मूलता पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, या गरीबी हटाओ का नारा जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। और उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है ये किस समिति से संबंधित है। अब देखिए, जीएसटी जो है ये किस समिति से संबंधित है, ये सवाल आपसे कहा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई जीएसटी जो है आपका ये होता है गुड सर्विस टैक्स, जो कि पूरे
आपके मतलब लागू हुआ ये इंडिया में, ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया और ये जो है ये किस समिति से संबंधित है या किस सुझाव से इसको लागू किया गया? तो विजय केलकर समिति, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विजय केलकर समिति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी यार ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? अब देखिए थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हरित क्रांति का जो संबंध है ये आपके खाद्यान्न उत्पादन से है, यानी कि आपके गेहूं, चावल इनके उत्पादन से रहा हरित क्रांति, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति में विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है ये किसे कहा जाता है, यानी कि द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग जो है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है और जो श्वेत क्रांति का जनक है ये माना जाता है वर्गीज कुरियन को। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, श्वेत क्रांति कहा जाएगा तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, भारत में हरित क्रांति कहा जाएगा तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे और ऑल वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा तब आप कहेंगे नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये कब हुई थी? देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई ये सवाल पूछा जा रहा है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1955 में हुई। वहीं अगर कहा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना तब आप बता दीजिएगा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आगे चल करके चलो बाद में बताएंगे। अगला सवाल है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है ये कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई? देखिए अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है ये ऑल वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ इसका विकास हुआ, तो ये सबसे पहले ब्रिटेन में इसका विकास हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन में सबसे पहले इसका विकास हुआ, लेकिन उसके बाद ब्रिटेन के बाद कहा जाए तो ब्रिटेन के बाद फ्रांस में इसका विकास हुआ और फ्रांस के बाद अमेरिका में इसका विकास हुआ, जहाँ से अपने इंडिया के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये लिए गए हैं। देखिए जो मौलिक अधिकार है ये आपका 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है ये कितनी थी? 7 थी। और अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है ये कितनी रह गई है? तो 6 हो गई है, क्योंकि एक जो आपका मौलिक अधिकार था वो है संपत्ति का मौलिक अधिकार, इसे हटा दिया गया है। और जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है अब इसे एक कानूनी अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये कहा गया कि जो संपत्ति का अधिकार है जिसे कानूनी अधिकार कहा जाता था अब उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाएगा, अब उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाएगा। और इसके तहत अगर कोई भी बच्चा या कोई भी लड़का है या कोई भी पुत्र है और अगर वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जो है वह उसके लड़के के हक में नहीं होगी, यानी उसको नहीं दी जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। अगर माता पिता की सेवा नहीं की तो संपत्ति कानूनी हो जाएगी, ये कहा गया है, ठीक है। और जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार से निकाल करके अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई, तो ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है। और मेरे प्यारे भाई ये अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये कब सम्मिलित हुआ था? अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए तब आप कहेंगे 1791 में। 1791 में मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान में सम्मिलित हुआ, क्योंकि जो अमेरिका का संविधान है ये बना कब था? ये 1787 में बना। उसके 2 साल बाद 1789 में अमेरिका का
का संविधान जो है ये लागू हुआ और उसके 1789 के बाद उसके 2 साल बाद 1791 में मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान में सम्मिलित हो गया, जहाँ से अपने इंडिया का लिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं, मूल अधिकार या इनमें से कोई नहीं। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये वाद योग्य नहीं है। राइट क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है ये किसमें निहित है? भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि ये करने की शक्ति जो है किसके पास है? तो ये है संसद के पास। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था वह कौन सा है? पंचायती राज को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंचायती राज को स्वीकार करने वाला पहला राज्य वो है राजस्थान। कैपिटल राजस्थान की कौन सी है? तो यह है जयपुर। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे राजस्थान जो है पंचायती राज स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है? भाई मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसे दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। जैसा मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि डेली शाम 7:30 बजे और 8 बजे इन दोनों के बीच में आपके यूपी SSC पेट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट आपके करवाए जाएंगे। तो डेली शाम 7:30 बजे आप जरूर जुड़ जाइएगा, ये आपको डेली मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इसके बारे में क्लास के बारे में नोटिफिकेशन मिला करे, ठीक है। और एक नया टेलीग्राम चैनल बन चुका है यूपी SSC पेट एग्जाम्स के लिए, आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए लोक प्रशासन का जनक जो है ये वुड्रो विल्सन को माना जाता है। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वुड्रो विल्सन। प्रकाश के जो सूर्य का प्रकाश है इसमें रंगों की संख्या कितनी है? घना आसान सवाल है, हर कोई मित्र बता सकता है कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या जो है कुल मिलाकर के 7 है। ये इजी था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये दिया गया था किसके द्वारा? सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। देखो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। और आप देखो बहुत बच्चे इसमें भ्रमित होंगे, वह चार्ल्स न्यूटन मार के चले आएंगे, लेकिन आप जानते हैं भाई न्यूटन का पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो ये जो है न्यूटन जो है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? जल में आसानी से घुलनशील, देखिए जल में आसानी से घुलनशील अगर कहा जाए इसमें से क्या है? तो वो है आपका अमोनिया। अमोनिया का जो अणुसूत्र होता है ये होता है NH3 यानी अमोनिया जो है ये जल में आसानी से घुल जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या जो है कितनी है? अब देखिए ये सवाल जो है आपसे एग्जाम में ऑप्शन 2 तरीके से दिया जा सकता है। कभी कभी ये ऑप्शन आपको 28 मिलेगा, कभी कभी आपको 22 मिलेगा। तो अगर 28 मिलता है तो आप 28 टिक करेंगे, 22 मिलता है तो आप 22 टिक करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि अगर दोनों मिल जाए तब क्या करेंगे? भाई दोनों कभी मिल ही नहीं सकते हैं, अगर खदा न खास तब दोनों मिल भी गए तब भी आप 28 ही टिक कीजिएगा। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल मिलाकर के अस्थियों की संख्या जो है ये कितनी है? तो ये है आपकी 28। कितनी है? 28 यानी 28। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि भ्रूण जो है ये किस में मिलता है? भ्रूण जो है किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में, क्या बताएंगे कहाँ पे मिलता है भ्रूण? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज। भ्रूण जो है बीज में मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तराखंड की नई राजधानी ग्रीष्मकालीन कौन सी है? देखिए बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिया है, वो क्वेश्चन सही नहीं था, ठीक है, मतलब सही नहीं है, मतलब ये नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी के नहीं थे। उत्तराखंड की नई राजधानी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी ये कौन सी है? अब देखिए आप वैसे कहा जाए तो उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो वो है आपकी देहरादून, ठीक है,
देहरादून, ये है आपके उत्तराखंड की वास्तविक राजधानी। लेकिन अगर कहा जाए नई राजधानी ग्रीष्मकालीन कौन सी है, तो वो है आपकी गैरसैंण। गैरसैंण जो है आपकी ये उत्तराखंड की नई राजधानी ग्रीष्मकालीन है। और एक बात आप और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि गैरसैंण जो है ये कहाँ पे है, तो ये मराणीसैंण में है, ठीक है। गैरसैंण, मराणीसैंण सब बात एक ही है। आर्मी डे जो है कब मनाया जाता है, आर्मी डे जो है ये कब मनाया जाता है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल भैया जानदार है, बताओ राइट आंसर क्या होगा। देखो आर्मी डे यानी कि आपका जो थल सेना दिवस है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 जनवरी, ठीक है। और यहाँ पे 12 जनवरी आप जानते ही हैं कि यंग दिवस यानी युवा दिवस। अगला सवाल देखिए आपसे क्या कहा जाए, ये नीचे है भी, ये सवाल भी है। अगला सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया, यानी कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसे यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया। देखिए काजीरंगा जो है आपका ये है कहाँ पर, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, ये आपका असम में है। और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में 1985 यानी वर्ष 1985 में इसे शामिल किया गया। तो वर्ष 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपके सामने कि किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1985 में। अगला सवाल देखिए, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और ये मनाया जाता है भैया, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में, स्वामी विवेकानंद की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके किसके नाम पर रखने की घोषणा की। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट यानी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहा जाएगा। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या है। देखिए दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या है, यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका फास्ट टेलीस्कोप। समझिएगा फास्ट टेलीस्कोप, इसका ये पूरा नाम है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये इसका पूरा नाम है। यानी 500 मीटर अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप, ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। पूरा नाम क्या है, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा फास्ट टेलीस्कोप का। इसको आप ध्यान रखिएगा। भाई यहाँ पे जी के मैंने कंप्लीट कर लिया है, बाकी आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के दिए गए तो वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि रीजनिंग, मैथ और जो करंट है आपका इंग्लिश है ये कैसे क्या सॉल्व होगा। भाई वो भी करवा दूंगा, लेकिन पहले जी के और हिंदी में कंप्लीट करवा दूँ और उसके बाद मैं एक दिन किसी एक नई क्लास में आपकी स्पेशल मैथ और स्पेशल रीजनिंग के जितने भी आपके सवाल बचते हैं वो सारा मैं करवा दूंगा। वरना मैं इसकी फुल PDF टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपके सवाल सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सवाल सॉल्व नहीं होते हैं तो उसका फोटो स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए। वो टेलीग्राम ग्रुप आपका ओपन रहता है, ठीक है, उसमें आप भेज दीजिएगा, वहाँ से आपको इसका हल भी मिल जाएगा। मैं तुरंत आपको हल करके बता दूंगा जो सवाल आपके सॉल्व नहीं होते हैं वो, ठीक है। वरना मैं एक दिन तो करवाऊंगा ही। अब किस दिन करवाऊंगा भाई अभी कुछ नहीं कह सकते, है ना, जिस दिन टाइम मिलेगा उसी दिन करवाएंगे। सवाल है हिंदी में आपका, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। भाई सब्सक्राइब कर लेना यार, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, और लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कर दिया करो। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा इति धन आदि। इति धन आदि जो है ये इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। संधि कौन सी है, तो यण संधि है, राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द बताएं। देखिए सरिता जो है ये आपका हो जाएगा नदी का, यमुना तो है ही नहीं। भागीरथी का पर्यायवाची जो है ये हो जाएगा गंगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा।
आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी आविर्भाव का विलोम आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम जो है यह है तिरोभाव। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि द्वारा रचित है? पृथ्वीराज रासो जो है ये किस कवि द्वारा रचित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्सरा किस लेखक द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? अप्सरा जो है ये एक उपन्यास है, नोवेल है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा अप्सरा नामक उपन्यास लिखा गया है। सो गाइस यहाँ पे आपका बचता है गद्यांश। तो ये गद्यांश आप खुद से भी कर सकते हैं और बहुत ईजी है भाई, गद्यांश आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैं फुल PDF टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर भेज दूंगा। वीडियो जो टेलीग्राम की लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो नया टेलीग्राम यूपी पेट स्पेशल बना है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो ऑफिशियल टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों जगह आपको इसका PDF मिल जाएगा। बाकी मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। जो चैनल पर पहली बार आए हैं मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली डेली शाम 7:30 बजे वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।